मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर में ये टॉपिक है एनसीईआरटी में, वैसे और बुक्स में एक चैप्टर है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या है? जैसा कि आपको पता होगा, जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स आपको पढ़ा रहे थे, तो एक फोर्स का नाम लिया था कांटेक्ट फोर्स। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। इसमें एक आया था नॉर्मल रिएक्शन। टेंशन। टेंशन आता है कहां पे? स्प्रिंग। स्प्रिंग और एक एफएसपी स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स और इसी में एक था फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स है। जब कभी दो बॉडी कांटेक्ट में आएंगे तभी फ्रिक्शन होगा, अन्यथा फ्रिक्शन नहीं आता। आप कह सकते हैं कांटेक्ट फोर्स। जैसे सपोज करो एक बॉडी किसी रफ सरफेस से रखी, तो एग्विटी में आपने पढ़ा है इधर ग्रेविटी फोर्स और इधर नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। मान लो हमने इस पर एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स हमने अप्लाई किया। मेरे अनुसार जब हमने इस पर एक फोर्स को अप्लाई किया तो इस बॉडी को चले जाना चाहिए था, लेकिन बॉडी तो बेशर्मों की तरह रुकी रही, नहीं चली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट में कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है। अच्छा, यहां और कोई फोर्स तो दिख तो नहीं रहा कि बड़ा स्ट्रिंग में दिए, कोई फोर्स तो है नहीं। इसका मतलब वो फोर्स कहां पर है? यहां पर है कांटेक्ट सरफेस पे। इस कांटेक्ट सरफेस पे एक ऐसा फोर्स है जो इस अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है। इसी फोर्स को कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ये कंटेक्ट पे लग रहा है, कंटेक्ट के अलाउंग लग रहा है, क्योंकि बॉडी कंटेक्ट में है तभी इस पर फोर्स हो सकता है, क्योंकि पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है। हमने यह फोर्स को अप्लाई किया लेकिन बॉडी मूव नहीं की, इसका मतलब कोई फोर्स पीछे लग रहा है। और पीछे आप देख रहे हैं कोई स्ट्रिंग तो बधी नहीं है, इसका मतलब ये फोर्स कहां लग रहा है? इसी कंटेक्ट पर लग रहा है, अलाउंग द कंटेक्ट लग रहा है, अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिसे कहा जाता है फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर ऐसे देखें, एक इसका एवरेडी बना देते हैं ऐसे। मान लो बॉडी है, एक कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। ये कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल। एक चीज देखिए, नॉर्मल फोर्स एक्ट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द कांटेक्ट सरफेस। अलोंग द कांटेक्ट सरफेस। तो दोनों कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड फ्रिक्शनल फोर्स along to the contact surface।
अगर इस दोनों का रिजल्टेंट हम निकालें ऐसे, ये दोनों का रिजल्टेंट है नेट फोर्स, नेट कांटेक्ट फोर्स। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं जो नेट कांटेक्ट फोर्स है ये नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है, नेट कांटेक्ट फोर्स। या ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम नेट कांटेक्ट फोर्स को दो कंपोनेंट में, ये कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, दो में ब्रेक कर दें, नेट कांटेक्ट फोर्स को दो कंपोनेंट को ब्रेक कर दें, तो जो ऐसा कंपोनेंट, such component which is perpendicular to the surface of net contact force is called normal reaction. But such component which is parallel, such component of the net contact force which is parallel to the contact surface is called frictional force. That is definition of frictional force. The component of net contact force, such component which is, या आप कह सकते हैं component of net contact force which is parallel to the contact surface is called frictional force. इसी को frictional force कहा जाता है। अच्छा, किसी फोर्स को निकालने के लिए दो चीज, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो दो चीजें हमको इसमें निकालनी पड़ेगी। ये फोर्स जो हम निकाल रहे हैं वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका डायरेक्शन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। भाई अगर मान लीजिए दो बॉडी कांटेक्ट में आती है तो फ्रिक्शन लगता है, तो हमें निकालना पड़ेगा फ्रिक्शन कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है, क्या होता है फ्रिक्शन, इसके बारे में हमको जानना होगा। तो डायरेक्शन तो पता हो गया, किधर लगता है, अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। यानी हमेशा ये बॉडी चलने वाली थी फोर्स लगा करके, लेकिन इस चलने का अपोज कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि बॉडी जो फ्रिक्शन होता है ये केवल बॉडी के चलने का ही अपोज करता है, बॉडी के मोशन का अपोज करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो एक कोई ब्लॉक है ऐसे, और इसी पर एक छोटा सा ब्लॉक रखा है और ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ, फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ। इस पर आपने एक फोर्स लगाया और मान लीजिए बॉडी आ गई यहां पर, ये बॉडी पहुंच गई यहां पर, लेकिन ये तो बॉडी नीचे गिर गई होगी, कोई फ्रिक्शन नहीं है। एक बॉडी जब दूसरे बॉडी पर रखी है उसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, नीचे वाली बॉडी को चला दोगे तो दूसरी वाली बॉडी जो उस पर रखी हो नीचे गिर जाएगी। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी मूव नहीं कर सकती। ये तो मूव भी कर रही है, तो फोर्स लगा रहे हैं, यहां देखिए बॉडी गिर गई। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन आएगा तो बॉडी को क्या करता हूं, जैसे मान लीजिए ये बॉडी थी, इस पर एक दूसरी बॉडी रखी आप फ्रिक्शन में, इस बॉडी को आप फोर्स लगाओ तो क्या ये बॉडी चलेगी? अरे भाई इस बॉडी को आपने फोर्स लगाया और मान लीजिए ये बॉडी यहां पर पहुंच गई, ये ब्लॉक यहां पर आ गया, ये भी ब्लॉक यहां पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इस बॉडी को ही चला रहा। अगर इसके बीच में दोनों बॉडी के कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स ना लगता तो निश्चित है बॉडी चलती नहीं, क्योंकि रखी हुई है, फोर्स तो हम इस पर लगा रहे हैं, बॉडी ये भी चल रही है। इसका मतलब है कांटेक्ट पर कोई ऐसा फोर्स लग रहा है जो इस बॉडी को मूव करा रहा है। तो एक चीज याद रखेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स केवल बॉडी के चलने का अपोज ही नहीं करता है, बल्कि बॉडी को चलाने में मदद भी करता है उसका। यानी बॉडी फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो बॉडी को चलाने का भी रिस्पॉन्सिबल है और बॉडी को रोकने का भी रिस्पॉन्सिबल है। बॉडी जब फोर्स लगाएंगे, अगर फ्रिक्शन है तो बॉडी को रोकता भी है, नहीं भी चलने दे सकता है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है उसको रोकने का भी और रिस्पॉन्सिबल है उसके चलाने का भी। जैसे एग्जाम्पल से आपने समझा। दूसरी चीज, ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये कितना लगेगा?
क्या मैग्नीट्यूड होगा? डायरेक्शन तो आपको समझ में आ गया। देखिए, कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी बॉडी का अपोज नहीं करता, बॉडी के मोशन का अपोज नहीं करता, बॉडी के मोशन का अपोज नहीं करता, ये रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शनल फोर्स किसी बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। जब जब भी रिलेटिव मोशन दो बॉडी के बीच में आएगी तो फ्रिक्शन जरूर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि रिलेटिव मोशन क्या है। रिलेटिव, पीछे चैप्टर में आपने रिलेटिव मोशन कुछ पढ़ा भी था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उसमें काइनेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में रिलेटिव मोशन। जैसे मान लो ये बॉडी है, इस पर एक बॉडी और रखी है, ये है, ये भी है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉडी एक दूसरे पर टच है और दोनों चल रही है अलग अलग, और दोनों का वेलोसिटी 4 और 2 है। तो हमें कहें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी? तो आपको वहां हमने पढ़ाया था एक चीज, अगर दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके डिफरेंस के बराबर होती है, डिफरेंस के बराबर होती है। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो एक की रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में ये क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, दोनों के सम के बराबर होती है। यहां देखिए एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, करना ये सीखिए, जो वेलोसिटी बी की है उसको उलट करके ए को दे दो, ए को दे दिया, बी की वेलोसिटी को उलट करके ए को दे दिया, ए को दिया लेकिन उलट दिया। अब देखिए इस पर नेट वेलोसिटी इधर बी 4 है, इधर 2 है, ये हो गया 4 - 2 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे मान लो ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हमने बताया इस वेलोसिटी को बी वाले से छीनो और ए वाले को दे दो, लेकिन उलट दे दो, इधर था इधर दे दो, 2 3 का यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया। अब ये हो गया 4 + 1 के डायरेक्शन में, 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन आएगा तब उन दोनों बॉडी के कांटेक्ट पर एक फोर्स लगेगा। इतना आपने सीखा कि फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ये हमेशा बॉडी को चलाने का भी रिस्पॉन्सिबल है, बॉडी को रोकने का भी रिस्पॉन्सिबल है। डिफिनेशन आपने इसमें पढ़ा, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे आएगी तो 2 कांटेक्ट फोर्स आएंगे, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, फ्रिक्शन भी आएगा, और फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों का रिजल्टेंट होता है, उसे नेट कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नेट कांटेक्ट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, उसी को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है। जैसे मान लो ये बॉडी, मास मान लो m, इस पर नॉर्मल रिएक्शन n है, वेट इसका mg है। हमने इस पर एक फोर्स लगाया तो इधर कांटेक्ट फोर्स पे, कांटेक्ट सरफेस पे एक फोर्स लगा, जिसे बोला गया फ्रिक्शनल फोर्स। इसका लॉ ये है, 2-3 लॉ है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, लॉ ऑफ फ्रिक्शन। क्या है लॉ ऑफ फ्रिक्शन? नंबर 1, पहला पॉइंट, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, frictional force is the independent of, frictional force is
independent of contact area। फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। ये बात कुछ कम समझ में आती है लोगों को। जैसे मान लो ये बुक है, ब्लैक बोर्ड है, अगर ऐसे हम रखें तो कांटेक्ट में आ गया दोनों, 10 न्यूटन के फोर्स से हम इसको सरकाए ऐसे, तो मान लो कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, मान लो इधर लग रहा है फ्रिक्शन 5 न्यूटन, और उतने ही फोर्स से हम इसको ऐसे टच करके ऐसे सरकाए, उतने ही फोर्स से, तो अब भी फ्रिक्शन लगेगा कितना, 5 न्यूटन। यानी कांटेक्ट एरिया पर चाहे एरिया कम टच कर रहा हो चाहे ज्यादा टच कर रहा हो, कभी भी कांटेक्ट फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स कांटेक्ट एरिया पर डिपेंड नहीं करता। एक क्वेश्चन आप जवाब देंगे कल लेक्चर में। मान लो इसमें साइकिल है, साइकिल, ये साइकिल ऐसे चल रही है, इधर चल रही है इस डायरेक्शन में, ये इसकी पहिया है, ये टायर है, टायर इस तरीके से चल रही है ऐसे। जब पहिया चल रही है और पहियों में हवा भरी है, फुल हवा भरी है, तब आप साइकिल को चलाते हो तो फोर्स कम लगाना पड़ता है, फोर्स कम लगाना पड़ता है। जब साइकिल के पहिए में या मोटरसाइकिल के पहिए में, मोटरसाइकिल का इंजन चलाता है उसके फोर्स का अंदाजा आपको नहीं मिलेगा। जब किसी साइकिल के पहिए में हवा भर के चलाते हैं तो आपको फोर्स कम लगाना पड़ता है, लेकिन जब हवा को निकाल देते हैं, हवा निकल जाए दोनों पहिए की, तब अगर आप उस साइकिल को चलाएं उसी स्पीड में तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। क्यों? आंसर बताएंगे क्यों? ओके, खोजे रहेंगे, इसको आप स्टडी करेंगे। नंबर 2 क्वेश्चन समझ गया ना? जब साइकिल के पहिए में हवा भर के चलाते हैं तो फोर्स आपको कम लगाना पड़ता है, जब हवा निकल जाती है या हवा निकाल देते हैं पहिए की तब चलाते हैं तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। व्हाट इज द रीजन? तो फ्रिक्शनल फोर्स का पहला क्राइटेरिया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। नंबर 2, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स upon roughness or smoothness of surface के रफनेस और स्मूथनेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। सरफेस ज्यादा रफ है फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा। नंबर 3, थर्ड लॉ है इसका, तीसरा मैक्सिमम frictional force is directly proportional to the normal reaction। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब N। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। यानी फ्रिक्शनल फोर्स Fs max असा Fs का मतलब होता है स्टैटिकल फ्रिक्शन। हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी नहीं चल रही, चल नहीं रही है, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है उसे हम बोलते हैं स्टैटिकल फ्रिक्शन। और जब बॉडी चल रही होती है
उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसे कहा जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है, एक स्टैटिकल फ्रिक्शन और एक काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी पर फ्रिक्शन लग रहा हो और बॉडी मूव ना कर रही हो, जैसे हमने फोर्स लगाया बॉडी नहीं चली, तो यहां पर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा उसको बोलेंगे स्टैटिकल फ्रिक्शन। तो स्टैटिकल फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, माने बॉडी का मास ज्यादा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगेगा, मास कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स कम लगेगा। और जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू एन। म्यू एन, जहां म्यू एक कांस्टेंट है जिसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर मान लो कोई सरफेस ज्यादा रफ है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कम रफ है तो उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होगा। यानी इन बातों पर डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स। पहला लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ कांटेक्ट एरिया। दूसरा, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेस। तीसरा है मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन, यानी Fs max is proportional to n, तो Fs max equal to mu n, so mu equals, mu को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, अब जैसे हम मान लो एक क्वेश्चन अगर देखें इस तरह से, जिस वाली बॉडी है इसका 5 kg की है, हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, और म्यू जो है इस सरफेस के लिए, बॉडी और सरफेस के कांटेक्ट के लिए जो म्यू है वो है 0.5। तो हमें निकालना है कि मैक्सिमम स्टैटिकल फ्रिक्शन कितना लगेगा, बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा। एक चीज तो क्लियर है, n इक्वल्स mg, n इक्वल्स mg। और भी आपको हमने बताया कि Fs max ये होता है म्यू n, n का मतलब mg, म्यू 0.5, m 5, g 10, ये आ गया 25 न्यूटन। 25 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स लग सकता है, तब तक बॉडी नहीं चलेगी। इसका मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इधर फ्रिक्शन लग गया होगा 10 न्यूटन। कितना? 10 न्यूटन फ्रिक्शन लग गया होगा, जिससे बॉडी नहीं चल रही है। क्योंकि अगर 10 न्यूटन इधर है और इधर 25 आप लोगे, ये तो मैक्सिमम 10 आपने लगाया तो फोर्स भी कितना लगा फ्रिक्शनल? 10 न्यूटन। दोनों न्यूट्रलाइज हो गए तो बॉडी नहीं चली। इधर देखो, मान लीजिए फ्रिक्शन लगा, इधर अप्लाइड फोर्स लगाया 20 न्यूटन, तो ये फ्रिक्शन भी इधर बढ़ के हो गया 20 न्यूटन। फिर उसी बॉडी के लिए
फ्रिक्शन हो गया 20 न्यूटन, हो गया न्यूट्रलाइज, बॉडी नहीं चलेगी। इधर लगाया 25 न्यूटन, फ्रिक्शन लग गया 25 न्यूटन, बॉडी नहीं चलेगी। इधर आपने फोर्स लगाया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन कितना लगा? 25 न्यूटन ही, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 25 न्यूटन। 25 के ऊपर हो ही नहीं सकता। इस बॉडी और म्यू के अनुसार 20 किलो फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम आया। स्टैटिकल कितना? 25। आपने अप्लाई कितना किया? 30। फोर्स ज्यादा है, बॉडी चलेगी, तो नेट फोर्स कितना हुआ? 30 माइनस 25 नेट फोर्स। और यही इसको एक्सप्रेशन देगा MA, नेट फोर्स F बराबर MA। यहां आ गया 5, यहां हो गया मास 5A, ये हो गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बॉडी चलेगी और उसमें एक्सलेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से आप लगा सकते हैं। कल इस पर हम चर्चा करेंगे, क्वेश्चन और बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कैसे आपकी फ्रिक्शन को हम इस पर विभिन्न तरह के अलग अलग तरह के क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।